डिसेबिलिटी पेंशन पर आई बहुत बड़ी खबर। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने जवानों के हित में दिया फैसला। आज के इस वीडियो में इसी से जुड़ी हुई कुछ जानकारी शेयर करने वाली हूँ। साथ में हम बात करेंगे हमारे सर्विस पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स या उनके जो डिपेंडेंट हैं, अगर उनको कोई ऐसी नौबत आ जाती है कि कोर्ट का दरवाजा खटकाना पड़ता है, तो ऐसे में उनको क्या करना है। क्या एएफटी जाना है या हाई कोर्ट जाना है, विस्तार से इसके बारे में भी बात होगी। यानी ये दो इंपॉर्टेंट जानकारी है जिसको लेकर आज के इस वीडियो में मैं रीना सुथार आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मेरे चैनल के द्वारा दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को जरूर से प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जानकारी सही समय रहते आप सब लोगों तक पहुंच सके। और आप अगर चाहें तो हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए सबसे पहले बात करते हैं डिसेबिलिटी पेंशन पर आई बड़ी खबर। देखिए, हाई कोर्ट का जवानों के हित में दिया बड़ा फैसला जिसके बारे में अभी मैं बात करने वाली हूँ। आप जानते होंगे, आपके साथ भी ये हो चुका होगा, जो डिसेबिलिटी आए हैं, वो पेंशनर्स काफ़ी समय से परेशान हो रहे होंगे हमा उनके डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर। बहुत सारे केस हमारे सामने ऐसे आते हैं। कई बार लेकिन हाई कोर्ट के ऐसे फैसले आते हैं जिसको शेयर करने में या जिसके बारे में बात करने में हमें भी खुशी होती है। देखिए, यहाँ पर ऐसा ही कुछ मामला है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने अर्धसैनिक बलों के जवानों के हित में एक अहम फैसला सुनाया है। अब पूरा मामला क्या था, चलिए इसके बारे में जानते हैं। लेकिन देखिए, कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में ये भी कहा कि अगर कोई जवान गंभीर बीमारी के कारण मजबूरी में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी वीआरएस लेता है तो उसे विकलांगता पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता है। आने वाले दिनों में ऐसे ऑर्डर, ऐसे फैसले देखिए बहुत असर करने वाले हैं। जो दूसरे डिसेबिलिटी आएँगे या इस तरीके से, आप सब जानते हैं कि अगर हम जहाँ बात करते हैं एक सैनिक के जीवन की, हर पल, हर मोमेंट वो खतरों का सामना करते हैं। ऐसे में जहाँ खुद के बारे में ना सोचकर, खुद के परिवार के बारे में ना सोचकर, सिर्फ़ और सिर्फ़ देश के बारे में और देश के नागरिकों के बारे में सोचते रहना, यही एक सैनिक का काम होता है और यही एक सैनिक अपने पूरी ज़िंदगी में करता है। ऐसे में अगर अपनी सेवा के दौरान किसी चीज़ की वजह से वो डिसेबिलिटी हो जाता है, कोई कारण की वजह से, फिर उनको मजबूरीवश अगर वीआरएस लेना पड़ता है या निवृत्ति लेनी पड़ती है, तो ऐसे में उनको डिसेबिलिटी पेंशन से वंचित नहीं रखना चाहिए। कम से कम एक सैनिक के साथ ये अन्याय नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, इस फैसले के बारे में मैं आगे शेयर कर दूँ कि देखिए, इस फैसले से उन जवानों को बड़ी राहत मिलेगी जो गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे होते हैं और विभाग की देरी की वजह से समय पर निर्णय नहीं हो पाता है। अब यहाँ पर ये पूरा मामला क्या था, अगर इसके बारे में बात करूँ, तो ये जो पेंशनर थे, ये सीआरपीएफ के पेंशनर्स थे, लांस नायक अशोक कुमार जी, जिन्होंने याचिका दायर की थी पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में। तो यहाँ पर देखिए, इन्होंने 1985 में सीआरपीएफ की 13वीं बटालियन में नौकरी शुरू की थी। इसके बाद साल 2000 में इनको आँखों से जुड़ी हुई कोई गंभीर समस्या हो गई, जिसके बाद इनका सर्विस में रहना थोड़ा मुश्किल था। तो इस वजह से भी इनके विभाग ने क्या किया, इनको थोड़ी मतलब ऐसी ड्यूटी दे दी जिनमें इनको ज़्यादा परेशानी ना हो। इसके बाद हालाँकि अगर बात करूँ कि इनकी समस्या थोड़ी बढ़ती जा रही थी, तो इस वजह से देखिए उनकी दृष्टि की समता में आई स्थायी कमी के कारण वे इस योग्य नहीं रहे कि वो ज़्यादा सर्विस कर सकें। इसके बावजूद देखिए, विभाग ने समय रहते उन्हें सेवा से मुक्त नहीं किया। साल 2009 में मेडिकल बोर्ड ने उन्हें इनवैलिडेशन आधार पर सेवा से बाहर करने की सिफारिश की, लेकिन विभाग ने कोई औपचारिक फैसला नहीं लिया। अब देखिए, इस वजह से कि ये बार-बार, एक तो आप समझ सकते हैं सैनिक का जीवन कैसा होता है, ड्यूटी कितनी टफ होती है। अब इसके बाद इस तरीके से आँखों से जुड़ी हुई समस्या है, तो ऐसे में ड्यूटी देने में इनको परेशानी आ रही थी। फिर मानसिक रूप से परेशान होकर इन्होंने 22 अप्रैल 2009 को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी वीआरएस का आवेदन कर दिया, जिसको विभाग ने स्वीकार भी कर दिया। अब इसके बाद देखिए, अशोक कुमार जी ने जब विकलांगता पेंशन के लिए आवेदन किया, तो सीआरपीएफ के महानिदेशक ने 19 मई 2017 को उनका दावा ये कहकर खारिज कर दिया कि उन्होंने तो वीआरएस ले लिया है, यानी अपनी मर्जी से नौकरी छोड़ दी है, तो ऐसे में ये पेंशन के लाभ नहीं मिलेगा इनको। हालाँकि इनको ये एक गंभीर समस्या थी, डिसेबिलिटी थी, जिसकी वजह से ये आगे नौकरी नहीं कर पाए और उनको वीआरएस लेना पड़ा था।
अब केंद्र सरकार की ओर से भी देखिए ये कहा गया कि चूंकि उन्होंने खुद से वीआरएस लिया था, इसलिए उनकी विकलांगता का औपचारिक मूल्यांकन नहीं हो सका, यानी मेडिकल बोर्ड नहीं बैठ सका। मगर हाई कोर्ट ने इन सभी दलीलों को खारिज कर दिया और कहा कि जब कोई जवान गंभीर बीमारी से पीड़ित हो और विभाग समय पर निर्णय न ले, तो मजबूरी में लिया गया वीआरएस स्वैच्छिक नहीं माना जा सकता है। इस लापरवाही के कारण कर्मचारी पेंशन के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। यानी यहाँ पर देखिए विभाग की भी जवाबदारी है कि अगर आपको लगता है कि ये जो सैनिक है ये परेशान हो रहे हैं, ये कोई ऐसे डिसेबिलिटी से जूझ रहे हैं जिसकी वजह से ये आगे सर्विस नहीं कर पाएंगे, तो उस विभाग को भी इसके बारे में कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे मामलों में जो रिटायर होकर आते हैं, वीआरएस लेकर आते हैं, उनको पेंशन मिलना चाहिए। ऐसा ही एक मामला हमारे यहाँ गुजरात का भी था। 2007 या 8 में वो मानसिक अवस्था की वजह से घर पे आ गए थे और उसके बाद अभी तक उनकी जो फैमिली है उनको न्याय नहीं मिला है। उनको हालाँकि भगोड़ा घोषित कर दिया था सेना ने, लेकिन क्योंकि उनकी मानसिक अवस्था सेना में रहते ही सही नहीं थी, तो ऐसे में उनकी यूनिट को ये करना चाहिए था कि उनके लिए कुछ सोचना चाहिए था सही से, ना कि वो भाग के घर आ गए तब तक ये लापरवाही क्यों हुई। बहुत सारे ऐसे मामले होंगे और ऐसे मामलों में ऐसे ऑर्डर जो आते हैं हाई कोर्ट के उसको मैं बहुत ही काबिल तारीफ़ कहूँगी या एक मील का पत्थर कहूँगी। आने वाले दिनों में ये फैसला बहुत सारे पेंशनर्स को भी लाभदायक हो सकता है। अगर कोई ऐसा आपके आस-पास कोई ऐसा मैटर है या इस तरीके से कोई पेंशनर्स है, अगर इसको इनमें कोई गाइडेंस चाहिए, कोई सुझाव चाहिए, तो वो ज़रूर से मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। या अगर आप चाहते हैं कि डिटेल में इसके बारे में वीडियो बनाऊँ, तो भी आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर से शेयर करिएगा। अब आज जहाँ हम बात कर रहे हैं जवानों की या डिसेबिलिटी पेंशन की या उनके हित में आए कोई फैसलों की, तो यहाँ पर एक ज़रूरी जानकारी मैं एएफटी के बारे में भी देना चाहती हूँ। देखिए, कई बार मैंने देखा है जब हमारी रोज़ बातचीत होती रहती है सर्विस पेंशनर्स या फैमिली पेंशनर्स या ख़ास तौर पर उनके डिपेंडेंट से, तो हमने क्या देखा है कि जो एएफटी है, एएफटी के बारे में सर्विस पेंशनर्स को भी कभी-कभी नहीं पता होता है। तो हम कैसे उम्मीद करें कि फैमिली पेंशनर्स या उसके डिपेंडेंट के बारे में जानेंगे। तो आज जल्दी से मैं विस्तार से इसके बारे में भी बात कर दूँगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बहुत ज़रूरी हो जाती है कि कई बार क्या होता है कि सर्विस पेंशनर्स या फैमिली पेंशनर्स को पेंशन संबंधित कोई समस्या तो होती है, लेकिन ऐसी कोई नौबत अगर आती है कि उनको कोर्ट का दरवाज़ा खटकाना पड़े, कुछ प्रमोशन से जुड़ा मामला हो जैसे अभी के एमएससीपी का या अन्य कोई ऐसे मामले हो, वो कोर्ट जाने से डरते हैं क्योंकि सही जानकारी नहीं होती है। उनको लगता है कि हाई कोर्ट जाएँगे, सालों-साल तक मामले खींचते रहेंगे, तो फिर हम क्या करेंगे? जो एक्स्ट्रा रिकवरी हो रही है, चाहे स्पर्श से, चाहे बैंक में, ये भी एक ऐसा ही मैटर है। सर्विस पेंशनर या फैमिली पेंशनर्स को ये पता ही नहीं है कि अगर स्पर्श या बैंक आपसे एक्स्ट्रा रिकवरी कर रहा है, तो ये एएफटी का मामला है, ना कि हाई कोर्ट का। विस्तार से इसके बारे में भी वीडियो बनाऊँगी, लेकिन आज जल्दी से मैं एएफटी के बारे में जानकारी यहाँ शेयर करना चाहूँगी। एएफटी जो है इसका निर्माण हुआ था 2008 में। देखिए एक सैनिक जो अपना पूरा जीवन देश के नाम समर्पित करता है, उनकी सर्विस कितनी टफ होती है ये आप सब जानते हैं क्योंकि आप सब लोगों ने सेवा दी है देश के लिए। ऐसे में जब वो रिटायर होकर आता है और उनको अगर ऐसी कोई समस्या आ रही है पेंशन से जुड़ी हुई या रिकवरी से जुड़ी हुई और उनको कोर्ट जाना पड़ता है, सालों तक हाई कोर्ट में मामला खींचता है। अब इन सारी परेशानियों को देखते हुए अ, आर्मर्ड मतलब एएफटी का निर्माण किया गया था 2008 में। अब इसमें केस कौन-कौन से पेंशनर कर सकते हैं ये इसके या सर्विंग पर्सन कर सकते हैं उसके बारे में बात करूँ, तो देखिए एएफटी में अगर किसी को केस करना है तो आर्मी, नेवी या एयर फोर्स इन तीनों के ही जो पेंशनर हैं या सर्विंग पर्सन हैं वो केस कर सकेंगे। अर्धसैनिक बलों के जो पेंशनर्स हैं या सर्विंग पर्सन है वो यानी पैरामिलिट्री के, एसएसबी के, आईटीबीपी के, आसाम राइफल के, सीआरपीएफ के या बीएसएफ के। इनको अगर जाना है तो हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। इनके कोई भी केस एएफटी में नहीं लगेंगे। लेकिन आसाम राइफल के कुछ ऐसे हैं शायद जिनके केस मैंने एएफटी में देखे हैं। अब वो मैटर क्या है उसके बारे में वीडियो में आगे बात करूँगी मैं 1-2 दिन के बाद की वीडियो में पूरी डिटेल जानकर। लेकिन अगर अर्धसैनिक बलों के पेंशनर्स को केस करना है या उनको तो हाई कोर्ट जाना पड़ेगा और आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के हैं वो एएफटी जाएँगे। एएफटी में केस करने से बहुत जल्दी डिसीजन आ जाता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जितना समय नहीं लगता है। तो यही कुछ जानकारियाँ थी जिसको लेकर आज के इस वीडियो में आई थी। जानकारी आप सब लोगों को कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर से शेयर करिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।